So next is the question number 13. A person holds a bundle of hay over his head for 30 minutes and gets tired. Has he done some work or not? Justify your answer. So as you can see, there is a person holding a bundle of hay over his head for 30 minutes and after 30 minutes he gets tired. So आपको बोलना क्या है, क्या उसने कोई काम किया है या नहीं किया है, and then you have to justify your answer. So let's look at the answer first. The person holding a bundle of hay gets tired because his muscular energy is converting into thermal energy. There is no displacement at all, so he had no work, as work done equals to force into displacement. So देखो हम लोग कब बोलते हैं दैट ये जो वर्क है इट इज़ डन, बहुत ही सिंपल है. वर्क इज डन व्हेन force is applied, displacement takes place, and the angle between the force and displacement is not 90 degree. Very very important point. So यहाँ पे जैसे एक पर्सन का आपको एग्जाम्पल दिया है, वो क्या होल्ड कर रहा है, बंडल ऑफ हे ओवर हिज हेड. तो वो अप्लाई तो कर रहा है फोर्स टू होल्ड इट, बट देर इज नो डिस्प्लेसमेंट. सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, नो वर्क इज डन. आई होप इट्स क्लियर. So next is the question number 14. An electric heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? So यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है, देखो हमने पहले भी बोला था जो जो वैल्यूज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको सिंपली वो पहले लिख लेना है. लाइक P इक्वल्स टू क्या है आपका 1500 वॉट. टाइम भी आपको गिवन है, टाइम कितना दिया हुआ है आपका 10 आवर. सो पावर का क्या होगा, देखो पावर इक्वल्स टू E, यानी एनर्जी कितना है वो तो हमें नहीं पता, वो तो क्वेश्चन मार्क है, E अपॉन टी. सो लेट मी रिपीट, पावर इज 1500 watt, टाइम टेकन इज 10 hours. So we already know that power equals to energy consumed divided by time taken. So energy consumed क्या हो जाएगा, power into time taken. So power is already given which is 1500 watt multiply by 10. So आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15,000 WH. ठीक है. सो यहाँ पे जैसे मैंने बोला है आपको WH. सो WH क्या है, वॉट आवर. उसके बाद आपको क्या करना है, किलोवाट आवर पे उसका कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन आप क्या करोगे, सिंपली उसको डिवाइड कर दोगे विद 1000. सो द फाइनल आंसर विल बी 15 किलोवाट आवर. So next is the question number 15. Illustrate the law of conservation of energy by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually come to rest? What happens to its energy eventually? Is it a violation of the law of conservation of energy? So law of conservation of energy हम सब ने अब तक बहुत बार डिस्कस कर लिया. अभी आपको क्या करना है, आपको एक पेंडुलम लेना है. ठीक है, जैसे आप क्या बोला देखो, व्हेन वी ड्रो ए पेंडुलम बॉब टू वन साइड एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट. जब ये ऑसिलेट करना शुरू कर देता है देन आफ्टर सम टाइम हम ये क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो बॉब है इट इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट. तब क्या होता है, क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट हैपन्स टू इट्स एनर्जी इवेंचुअली. क्या एक वायलेशन है ये ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सिंपल डायग्राम दिख रहा होगा. देयर आर 3 केसेस ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड. हम ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन. जैसे यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट ABC दिख रहा होगा आपको. सो अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे पॉइंट B एंड C जो एक्सट्रीम एंड पे है, दैट इज़ द पेंडुलम बॉब इज़ एट इट्स मैक्सिमम हाइट. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा. पर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 0. So at the end the potential energy is maximum because the object is at rest. बाकी क्या लिखा हुआ है देखो, in this way the total mechanical energy remains constant. At the point A the pendulum bob is at its lowest point. तो तब क्या होता है, the total potential energy is converted into kinetic energy because वो दोबारा मोशन पे जाता है. Now the kinetic energy is maximum and potential energy is 0. Once again the total mechanical energy remains constant.
तो अभी हमने क्या पढ़ा, लेट्स डिस्कस दिस। फिर क्या होगा, देखो पॉइंट बी से जब पॉइंट ए में रिटर्न होगा वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड वो सेंटर पे आके हाईएस्ट होता है, जैसे आपको पॉइंट ए दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, ए से वो दोबारा देखो सी पे जा रहा है, जैसे हमने इसे प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, क्या है काइंड ऑफ पीरियोडिक मोशन है। ओके जस्ट मैंने आपको बोला, तो क्या हुआ सेंटर पे हाईएस्ट होता है। तो वही मैं दोबारा समझाती हूँ आपको, ए से जब दोबारा वो सी पे जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा एंड आपका जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम हो जाएगा। यही चीज़ रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी पे ट्रांसफॉर्म होता रहता है। सो आई होप इट्स क्लियर। So next is a question number 16. An object of mass m is moving with a constant velocity v. How much work should be done on the object in order to bring the object to rest? So एक ऑब्जेक्ट क्या है, काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, दैट इज़ वो ऑब्जेक्ट मोशन पे है। क्या क्या चीज़ें गिवन है, मास m, स्मॉल m, वेलोसिटी स्मॉल v एंड now comes the most important part which is asked here. How much work should be done on the object? देखो वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन पे है, ऑलरेडी उस पर काइनेटिक एनर्जी है। सो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट में इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, यानी उसको ज़ीरो में लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट व्हाट विल डू, विल read out the answer which is already given here and then I will explain the concept. So, an object with mass m moving with a velocity small v has kinetic energy of half mv square. ठीक है, and in order to bring it to rest what we have to do, its velocity has to be reduced to 0. क्या बोला मैंने, its velocity has to be reduced to 0 बिकॉज तभी जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट पे आएगा। एंड इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश दैट द काइनेटिक एनर्जी हैज़ टू बी ड्रेन्ड ऑफ एंड सेंड समवेयर एल्स, जैसे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा था। एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज डू नेगेटिव वर्क ऑन इट इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी और माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। सो हम लोग ये बहुत एक बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। सपोज़ कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो आपकी ओर आ रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कब ला पाओगे, जब आप इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स उस पर अप्लाई करोगे, ओनली देन वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी आप जब पढ़ोगे बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। एन एक्सटर्नल फोर्स हैज़ टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, that is do negative work on it equal to its kinetic energy or minus half mv square. So next is a question number 17. Calculate the work required to be done to stop a car of 1500 kg moving at a velocity of 60 km per hour. So again I will tell you, यहाँ पे जो जो आपका वैल्यूज़ गिवन आपको फर्स्ट क्या करना है वो नोट डाउन कर लेना है। जैसे मास ऑफ द कार इज ऑलरेडी गिवन विच इज़ 1500 kg, वेलोसिटी इज़ ऑलरेडी गिवन 60 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो सिंपली क्या होगा, कैलकुलेशन होगा 60 इंटू 1000 बाई 60 इंटू 60, या फिर आप 3600 भी कर सकते हो। उसके बाद तो सिंपल आप जब कट करोगे देन आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, मूविंग। मूविंग मीन्स द कार इज़ इन मोशन, सो इट्स एनर्जी दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल आप क्या करोगे, उसके बाद वैल्यू पुट करोगे, हाफ एम क्या है आपका 1500 है विच इज़ ऑलरेडी गिवन, देन आपने वी निकाला है, अभी निकाला है आपने क्या है 50/3, ठीक है। सो यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 50/3 स्क्वायर कर दोगे। देन देखो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 50 इंटू 50 क्या होता है 5 5 ज़ 25 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 9।
सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आप जब पूरा डिवाइड कर लोगे 208,333.33 आगे चलता रहेगा। सो आपका क्या आ गया 208,333.33 जूल। सो काइनेटिक एनर्जी क्या है कार का व्हेन इट कम्स टू रेड 0 जूल। तो वर्क डन कितना होगा, जब आप उसको 0 से माइनस करोगे जो वैल्यू है वो तो सेम ही रहेगा। हैंस द वर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इज, यही वैल्यू है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. So next is a question number 18. In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east shown by the longer arrow. Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. So यहाँ पे आपको 3 केस गिवन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, मास भी गिवन है, दैट इज़ मास आपका m है। एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट वो कहाँ से कहाँ तक है, कौन से कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट। तो ये तीनों ही आपको क्या करना है, केस को बहुत ही अच्छे से फर्स्ट तो क्या है ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको बोलना है जो वर्क डन इस पे होगा वेदर इट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो। सो इफ़ वी लुक एट द फर्स्ट केस जो आपको एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, इन द फर्स्ट केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियरली दिख रहा होगा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वर्क डन क्या होगा, हमने इसे प्रीवियसली कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है देन द वर्क डन इज ज़ीरो। नेक्स्ट है आपका सेकेंड केस। इन द सेकेंड केस द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन विच यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम, सो द वर्क डन इज पॉजिटिव। थर्ड केस में क्या हो रहा है, देखो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव।